जय हिंद। सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करिएगा। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और यहाँ पर आपको 10 में से आपका कितना स्कोर रहने वाला है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पहले से ही सेट कर लेना है। हर सही जवाब के लिए यू विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर विल गेट 0। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द्रविडो गेको कुनूर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर इसको लेकर दिए हैं और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज़ द ओनली गेको स्पीसीज, गेको कैसे दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। इट इज़ द ओनली गेको स्पीसीज एंडेमिक टू हाई एलिवेशन रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पर मिलती हैं? वेस्टर्न घाट में, और ओनली गेको स्पीसीज है जो वहाँ पर पाई जाती है। इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु प्राइमरली इन अर्बन हैबिटेट्स मे बी। After its discovery, the total number of Dravid gecko species across the Western Ghat has become 11। तो यहाँ पर जो नंबर है वो बताया जा रहा है कि इसके बाद टोटल नंबर कितना हुआ है। जब हम बात करते हैं अ न्यू गेको स्पीसीज जिसका नाम है द्रविडो गेको कनूर हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द अपर नीलगिरी तमिलनाडु रीजन। ठीक है, अब ये जो है बताता है कहीं ना कहीं कि वेस्टर्न घाट कितने ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ पर इस तरीके की स्पीसीज पाई जा रही है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इज इट द ओनली गेको स्पीसीज एंडेमिक टू हाई एलिवेशन रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। वैसे तो वेस्टर्न घाट में और भी गेको मिलेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट में 80-20 का रूल आपका अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 20% वाली पॉसिबिलिटी जीतती है, बिकॉज इट इज़ द ओनली गेको स्पीसीज विच इज़ एंडेमिक टू हाई एलिवेशन। तो हाई एलिवेशन पे वेस्टर्न घाट में आपको ये स्पीसीज ही मिलेगी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, विच वॉज डिफिकल्ट टू बेसिकली करेक्ट, क्योंकि ओनली ऑल वाली स्टेटमेंट्स ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि वो गलत होती है, लेकिन यहाँ पर वो ठीक है। इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु प्राइमरली इन द अर्बन हैबिटेट। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, क्योंकि नेचुरल अर्बन हैबिटेट में जैसे बिल्डिंग वॉल्स हो गई और जो भी जहाँ पे क्रैक्स होते हैं आपके बिल्डिंग्स के, वहाँ पर या नीलगिरीज के क्रैक्स के अंदर ये आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अदरवाइज बात करें, टोटल नंबर जो द्रविड गेको स्पीसीज़ का है वो अब 9 है वेस्टर्न घाट में जो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल स्पीसीज जो है वो 9 है। द टोटल नंबर ऑफ द्रविड गेको स्पीसीज इज 9 नॉट 11। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर वैसे ही इस तरीके की स्टेटमेंट्स को हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन जैसे पिछले 2 साल में हमने देखा कि यूपीएससी काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें पूछ रहा है, नंबर तक भी पूछ लेते हैं। जैसे आपने खो खो वाला और या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इस वजह से अब हमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखकर चलना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फैक्ट्स ज़्यादा याद नहीं रहते होंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। तो वही टेक्निक जो है याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि एमसीक्यूज़ को आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करें। दिस इज़ द गेको स्पीसीज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एस्टिमेट कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हुआ है एस्टिमेट कमेटी का, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया और इसी वजह से ये न्यूज़ भी थी। और रिसेंटली इस प्लैटिनम जुबली को इनॉग्रेट किया गया मुंबई के अंदर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन कहाँ का है? इंडियन पॉलिटी का, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो करंट अफेयर्स में अपीयर हो रही है तो वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करती हो, लेकिन करंट अफेयर्स में हो रही है तो वो अपने आप ही उस सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ आती है, लेकिन एस्टिमेट कमेटी है तो पॉलिटी की। तो चलिए एक बार देखते हैं। इट्स चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन, मे बी। मिनिस्टर्स आर अलाउड टू बी मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी, मे बी। इट एग्जामिन्स बजट एस्टिमेट्स टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन द इकॉनमी एंड द एफिशिएंसी। तो काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है वो बताया है। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 10 सेकंड्स लेकर इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए, रिसेंटली ये जो पूरा मैंने आपको बताया था सेलिब्रेशन वो मुंबई में हुआ, स्पीकर ऑफ लोकसभा ने इसे इनॉग्रेट किया है। वैसे बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा ने इसे इनॉग्रेट किया तो उसी से थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था, तभी करंट अफेयर्स अगर ये देखा होगा तो आइडिया लग जाएगा कि इट इज़ द चेयरपर्सन और रादर स्पीकर ऑफ लोकसभा हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन, नोट द राज्यसभा चेयरमैन। तो यहाँ पर द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर, नोट बाय द राज्यसभा चेयरमैन। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए, डी को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर बी या सी होगा। और बी सी दोनों में ही थर्ड स्टेटमेंट है, इट मीन्स ये तो ठीक होगी। मतलब फंक्शन जो दिया है कि इट एग्जामिन्स बजट एस्टिमेट्स टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी। तो एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है, बजट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं ताकि इकोनॉमी बेटर बन सके, वो सब बताना। वन ऑफ इट्स की रोल्स माने जाते हैं वैसे ही कि अपनी तरफ से जो इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लेकर वो आप बता सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखना हमें कि ठीक होगी या नहीं होगी, बिकॉज इसी से पता चलेगा आंसर बी होगा या सी। मिनिस्टर्स आर अलाउड, मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मिनिस्टर्स ने मिलकर, खासतौर पे जब हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो उन्होंने तो यहाँ पर बजट बना ही दिया, तो बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो एस्टिमेट कमेटी एक तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी है
और इसमें मेंबर्स और लोकसभा आपको मिलेंगे, और ये वो लोग होंगे जो बजट जब बना होगा तब शामिल नहीं होंगे उसके अंदर। और इसी वजह से अब उनको एक काम दिया गया है कि आप चाहें तो अब इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं, अब आपकी बारी है। और एक इसका लॉजिक ये भी है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम है बजट बनाने का या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट काम करने का, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आते हैं, और उन्हीं के कामों के अंदर अगर कोई कमी निकालनी है या इम्प्रूवमेंट बताना है तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर हमें बाकी के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर हो गए इन अ वे, उनको आप अलाउ करते हैं कि आपको जो भी इंप्रूवमेंट बतानी है वो आप बता सकते हैं। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया, मोंटेस्क्यू के द्वारा जो सबसे पहले बताया गया था, वो भी यहाँ पर फॉलो किया गया कि जो लेजिस्लेटर्स हैं या फिर कहें कि बाकी के मेंबर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स मतलब मिनिस्टर्स ने जो ऑलरेडी काम किया उसमें इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पर अपना फीडबैक या इनपुट देंगे। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक टेम्परेरी कमेटीज़ होती हैं, और स्टैंडिंग कमेटी में भी दो ब्रांचेस हैं, एक है फाइनेंशियल कमेटी की और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ की, ठीक है। और ये फाइनेंशियल कमेटी के अंदर ही एस्टिमेट कमेटी आती है। इंडियन पॉलिटी के अंदर अब ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑपरेशंस यूज्ड द GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी। इसने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को फोर्डो नतान्स को टारगेट किया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेटो फोर्सेज अगेंस्ट ईरान इन जून 2025। सोचिए, तो रिसेंटली हमने देखा कि पेंटागन ने अनाउंस किया था कि रीसेंट US स्ट्राइक्स जो है उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है, और उन्होंने कोड नेम जो इसको दिया था वो क्या था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो यहाँ पर ऑपरेशन ने GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स को यूज़ किया गया था, और पहली बार ऐसा ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूज़ किया गया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फोर्डो नतान्स को टारगेट किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ पर नेटो फोर्सेस नहीं, कौन सी फोर्सेस ने, अमेरिकन फोर्सेस ने इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं आपका जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस टाइम पर देर आर सर्टेन न्यूज़ ऑल्सो, हालांकि हमें तो पेंटागन का जो यहाँ पर फीडबैक है या फिर उनका जो एक स्टेटमेंट है उसी को मानना पड़ेगा। तो न्यूज़ में अभी ये बताया गया कि जो ये स्टार्टिंग में कहा गया था, मतलब एक दो दिन पहले जो ये कहा गया था कि न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, तो अब जो फीडबैक मिल रहा है और न्यूज़ के अंदर जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है उसको टारगेट नहीं किया गया है। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आएगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि पहले दिन न्यूज़ चैनल कुछ दिखा रहे थे, दूसरे दिन कुछ दिखा रहे थे, तीसरे दिन कुछ दिखा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है। लेकिन हाँ, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, जो इनके बॉम्बर्स थे, US के जो बॉम्बर्स थे, आपने देखा था कि किस तरीके से पहले उसे ग्वाम के पास लेके गए, और जो ईरानियंस थे वो सोच रहे थे कि शायद अटैक दूसरी तरफ से होगा, और वो फिर इवेंचुअली होता किसी दूसरी डायरेक्शन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर पायलट प्लांट को लेकर दी है। द प्लांट इज फुल्ली पावर्ड बाय विंड एनर्जी, मे बी। इट यूजेज बैटरी स्टोरेज and automated electrolysis technology. It has been developed by Adani New Industry Limited in गुजरात। तो यहाँ पे इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट है, पायलट प्लांट है। तो इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं। अदानी ग्रुप ने कमीशन किया है इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और ये लेकर आए हैं कहाँ पर, कच्छ में। कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। एक तरीके का आप कह सकते हैं स्टेप है ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ। यहाँ पर यूजुअली जब हम बात करते हैं विंड एनर्जी से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, सोलर की तरफ हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और घर में भी आपने देखा होगा कि सोलर को लेकर जो सरकार है वो अपनी तरफ से भी काफ़ी आपको हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है, इफ़ यू गेट दीज सोलर फैसिलिटीज़ इंस्टॉल्ड इन योर प्रेमिसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और सीधा अगर आप देखें तो आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ज़रूर देखा जा सकता है। इट यूजेस बैटरी स्टोरेज एंड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी। सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसे BESS कहा जाता है, ये भी इसमें यूज़ होता है। ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे उसे स्टोर करना ज़रूरी है। और डेवलप किसने किए है, ये अनिल ने, ANIL, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात, कच्छ, जैसे मैंने आपको बताया। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू इवेपोरेटिव डिमांड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इवेपोरेटिव डिमांड को लेकर पूछा है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, बताइए कौन सी सही है। इवेपोरेटिव डिमांड मेजर्स द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस, मे बी। हाई इवेपोरेटिव डिमांड इज एसोसिएटेड विद हाई रेनफॉल
एंड रिड्यूस्ड फायर रिस्क हो सकता है। इवेपोरेटिव डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर। 3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया इज विटनेसिंग राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड, और इसी वजह से वी आर बीइंग एक्सपोज टू क्रिटिकल क्लाइमेट डेटा गैप्स एंड इन्फ्लुएंसिंग ड्राउट एंड वाइल्ड फायर रिस्क। तो हमें यहाँ पर ड्राउट जैसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है, वाइल्ड फायर रिस्क भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवेपोरेटिव डिमांड एस्टिमेट करती है कि कितना पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ है इफ़ वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पानी इवेपोरेट होगा अगर वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। बेसिकली अगर सरफेस के ऊपर वाटर है तो उसमें जो इवेपोरेशन है उसका क्वांटम क्या रहेगा। ठीक है, तो इसे जब आप एस्टिमेट करते हैं तो वो आपका इवेपोरेटिव डिमांड कहलाता है। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। हाई इवेपोरेटिव डिमांड जो है दैट इज लिंक्ड टू ड्राउट एंड इंक्रीज फायर डेंजर, नॉट रेनफॉल। क्योंकि अगर यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा मतलब पानी कम हो रहा है ज़मीन के ऊपर से, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो रहा है, उसकी वजह से सूखा पड़ेगा। मतलब यहाँ पर किसकी बात करी है, ड्राउट की बात करी है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फायर डेंजर, क्योंकि उतना सूखा ज़्यादा होगा। और जब हम फॉरेस्ट की भी बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ऐसी एरिया में होती है जहाँ पर ड्राउट लाइक कंडीशन होती है और आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो रेनफॉल से तो इसका बिल्कुल अपोजिट या कहें कि इनवर्स लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। येस इट इज़ ड्रिवन बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, क्लाउड कवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू नव्या इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव फॉर एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एज्ड 14 to 18। तो जो एज ब्रैकेट है वो यहाँ पर दिया और यहाँ पे बताया कि दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। इज इट जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, दोनों मंत्रालयों का नाम दिया है। इट फोकसेस मेनली ऑन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स लाइक टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें क्या किस तरीके का काम रहता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो पीआईबी के अंदर ये न्यूज़ दे रखी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नव्या अंडर द विकसित भारत, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, द टारगेट इज 2047, वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन। 2047 का विजन है टू एम्पावर यंग गर्ल्स by providing them vocational training. Of course you are trying to create more employment opportunities. So is it for 14 to, is it for the age bracket 14 to 18? Answer is no. Is it for the boys also? No, this is for गर्ल्स। नाम से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, नव्या नाम दिया है यहाँ पर। एंड द एज ब्रैकेट इज 16 to 18। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट आपकी। नव्या इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है, तो विमेन बिकॉज गर्ल्स के बारे में बात हो रही है एंड स्किल्स की बात हो रही है, उनको स्किल्स देने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट फोकसेस ऑन नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी। सो इट फोकसेस ऑन दीज रोल्स। तो अगर हम जैसे आज बात करें इंपॉर्टेंट रोल्स क्या हैं, अभी आईटी सेक्टर, अभी तो हम एआई की बात भी करते हैं, ये एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो गर्ल्स हैं उनको क्या सिखाया जाएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मार्टफोन्स एंड ड्रोन असेंबली, सोलर फोटोवोल्टिक, सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस, इवन हैंड एम्ब्रॉयडरी की भी बात होगी, बट दैट इज़ नॉट द मेन रोल। इट फोकसेस मेनली ऑन ट्रेडिशनल जॉब्स, नो, इट फोकसेस ऑन नॉन ट्रेडिशनल जॉब। जो कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, इस तरीके की चीज़ें जो पहले ज़्यादा सिखाई जाती थी उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नव्या मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, दोनों मंत्रालय हैं यहाँ पर। और फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। और यहाँ पर देखेंगे आपको हाथ में लैपटॉप भी दिखाई देगा, उससे ही कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में क्या क्या हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीन्स ऑनलाइन चीज़ें जो है वो ज़्यादा सिखाई जाएंगी। इवन ड्रोन्स कैसे उड़ाने हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर ठीक है। इट इज़ यूजुअली ग्रोन अंडर शेड ऑन हिल स्लोप्स। कर्नाटका से 70% से ज़्यादा कॉफ़ी आती है। अरेबिका वैरायटी इज़ मोर रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देन रोबस्टा। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो इंडिया का जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है ये सर्ज्ड हुआ है बाय 125% इन 11 ईयर्स। मतलब यहाँ पर हमारा कॉफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और ये कॉफ़ी बोर्ड इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। कॉफ़ी जो है शेड लविंग ट्रॉपिकल प्लांट है, धूप नहीं चाहिए होती है इसको ज़्यादा, और हिली स्लोप्स पे आप ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में कर्नाटका ही आता है, 70% से ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अरेबिका इज़ मोर सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज देन रोबस्टा, नॉट मोर रेजिस्टेंट। तो बिल्कुल रिवर्स करके ये स्टेटमेंट दी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी। कौन लेकर आया है? यूएनडीपी लेकर आया है। इंडिया का जो रैंक है दैट इज अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन 2025 एसडीजी इंडेक्स। मे बी फिनलैंड जो है, फिनलैंड इज ऑन द टॉप पोजिशन। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो रिसेंटली इंडिया का जो रैंक है ये आया एंड इंडिया रैंक्ड द 99th in the 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ब्रेकिंग इनटू द टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हम टॉप 100 में आए हैं, 99 रैंक है और ऑफकोर्स यहाँ से और भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। रिपोर्ट जो है कौन लेकर आया है? दिस इज ब्रॉट टू यू बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन लेकर आया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, नोट बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव है वो यूएनडीपी का नहीं है, दैट्स वाई पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इंडिया का जो रैंक है वो टॉप 100 में है, बिल्कुल ठीक है। और यूजुअली हमने देखा है कि फिनलैंड, स्वीडन, यही जैसे देश हैं, डेनमार्क, यही टॉप पोजीशन पे रहते हैं और यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड इज़ ऑन द टॉप पोजीशन और फिनलैंड के बाद जो सेकंड रैंक है वो स्वीडन का है। नॉर्डिक कंट्रीज टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहती हैं और फिर इनके बाद डेनमार्क जो है, डेनमार्क का थर्ड रैंक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा, सो यूरोप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 और इसको लेकर डेटा भी बाहर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू अंबुबाची मेला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट इज सेलिब्रेटेड इन कामाख्या टेम्पल इन मणिपुर ड्यूरिंग मॉनसून। तो कहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है वो बताया है। टेम्पल सिंबलाइजेज द गॉडेस एनुअल menstruation and fertility. This is also possible. The temple architecture is a mix of Nagara and Dravidian style. तो कौन कौन से स्टाइल इसमें मिक्स हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर कामाख्या टेम्पल इज़ वेरी फेमस। Recently, thousands of devotees they gathered at the Kamakya temple in Assam for Ambubachi Mela 2025, making the goddess annual menstruation. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मणिपुर की वजह से गलत हो जाती है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इट सिंबलाइजेज द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या लिंक्ड विद फर्टिलिटी। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया, दैट इज राइट। एंड द आर्किटेक्चर इज अ मिक्स ऑफ नगरा स्टाइल, यस, नगरा जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल माना जाता है वो है यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ सेरासिनिक जो आपका मुगल स्टाइल है उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसे कहा जाता है नीलाचला स्टाइल, नॉट द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू आईटीगा आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इट कवर्स ट्रेड इन सर्विस एंड गुड्स बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। इंडिया आसियान के बीच का बेसिकली ये मामला है क्या? द अग्रीमेंट परमिट्स टैरिफ रिडक्शन बट अलाउज एक्सक्लूजन ऑफ सम सेंसिटिव आइटम्स। तो टैरिफ जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं लेकिन कुछ आइटम्स को एक्सक्लूड भी किया जाता है, तो शायद वहाँ पर टैरिफ्स एप्लीकेबल जिस तरीके से देश करना चाहिए कर सकता है। 2009 में साइन किया था एंड फोर्स में 2015 में आया। जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पर आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। रिसेंटली आसियन कंट्रीज जो है दे आर स्टोन वॉलिंग द रिव्यू ऑफ आइटगा रेजिंग कंसर्न्स ओवर ट्रेड बैलेंस एंड टैरिफ इशू। तो आइटगा जो है आपका आसियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, इसको लेकर रिव्यू जो है वो किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आइडिया तो लग गया हमें कि आसियान और इंडिया इसमें शामिल है, लेकिन आईटीगा जो है सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता है। जैसे जीएसटी तो दोनों को कवर करता है, बट यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है दिस इज ओनली फॉर द गुड्स। वैसे अगर नाम में भी देखें तो गुड्स अग्रीमेंट लिखा है, सर्विस नहीं लिखा है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। 2009 में इसको साइन किया गया था और अगले ही साल 2010 में इसे फोर्स में लेकर आया गया था। 2015 तक हम नहीं रुके थे, लेकिन हाँ सेकंड स्टेटमेंट आपके ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वैसे यहाँ पर आसियन कंट्रीज़ के बारे में बताया है। आपके जो मार्क्स हैं 10 में से आपने कितना स्कोर किया है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।